हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में गद्य खंड के अंतर्गत पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है ततारा वामीरो कथा। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रसिद्ध लोक कथा है और इसके लेखक हैं श्री लीलाधर मंडलोई। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 को जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ। लीलाधर मंडलोई ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर कई लेख लिखे हैं। इनका प्रस्तुत लोक कथा ततारा वामीरो कथा भी अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। पाठ प्रवेश। कहा जाता है जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। इस कथा में नायक है ततारा और नायिका का नाम है वामीरो। कहते हैं प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा लोगों के बीच दूरियों को बढ़ाती है, और जो मनुष्य समाज के खातिर लोगों के लिए अपने प्रेम का त्याग कर देता है, अपने आप का बलिदान कर देता है, उसके उस बलिदान को समाज के लोग भी हमेशा याद रखते हैं। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को अर्थात ततारा और वामीरो को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ततारा वामीरो कथा। आइए अब हम इस लोक कथा को पढ़ते हैं और इसके सार को समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिमी जो दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान, और निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है उसका नाम है कार निकोबार। ये कार निकोबार लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की अर्थात इनके अलग अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, यानी कि आज भी घर घर में याद की जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के पास ही में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। ततारा बेहद ही नेक और मददगार व्यक्ति था। उसके इसी स्वभाव के कारण सभी लोग उससे बेहद प्रेम करते थे और उसका आदर सम्मान भी करते थे। वह भी द्वीपवासियों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था, और इसी कारण वह अपने गांव की नहीं दूसरे गांव की लोगों की मदद भी करता था। यही कारण था कि सभी लोग उससे प्रेम करते थे, उसका आदर सत्कार करते थे, और दूसरे गांव के लोग अपने यहाँ के पर्व और त्योहारों पर भी उसको आमंत्रित करते थे। उसकी एक विशेष बात थी, वह पारंपरिक पोशाक के साथ, पारंपरिक पोशाक अर्थात अपनी रीति प्रथा और जाति के अनुसार वह वस्त्रों को धारण किए हुए रहते था। तो ततारा सदैव पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि लकड़ी की होने के बाद भी उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी, और वह ततारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। वह दूसरों के सामने उपयोग भी करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। लोगों का मानना था कि ततारा के पास जो तलवार है उसमें कोई दैवीय शक्ति है। ऐसी ही एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। वह समुद्र के किनारे घूम रहा था। संध्याकालीन सूर्य की किरणें रेत के ऊपर पड़ रही थी और वहाँ रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न हो रही थी। अचानक ततारा को किसी के मधुर गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उस गाने की आवाज़ को सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। तभी लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, अर्थात वो जाग जाता है, चैतन्य होता है, और चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठता है जिधर से उसे वह आवाज आ रही होती है। ततारा विकल सा अर्थात व्याकुल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी।
जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अर्थात ततारा ने देखा कि एक युवती समुद्र के किनारे चट्टान पर बैठी हुई एक सुंदर गीत को गा रही है और वह गीत प्रेमपूर्ण गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, अर्थात बिना बोले उसे कोई निरंतर निहार रहा है। ततारा उसे देखता है और वामिरो उसको अपने सामने पाकर एकदम से गाना बंद कर देती है। वह भयभीत हो जाती है। ततारा उससे कहता है कि तुमने अपना गाना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मधुर है। वामिरो कुछ नहीं बोलती। ततारा पुनः अपना प्रश्न दोहराता है कि तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो? तुम्हारा कंठ बहुत ही मधुर है। परंतु वह युवती वामिरो उसका जवाब नहीं देती। ततारा सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। परंतु युवती क्या जवाब देती है कि यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ततारा बार बार अपने प्रश्न को दोहराता है कि तुमने गाना बंद क्यों कर दिया। अंत में युवती परेशान हो जाती है और झुंझला उठती है। वह कहती है कि मैं जब से तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। वामिरो उससे कहती है, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? अर्थात गांव का नियम था कि उस गांव की युवती किसी और गांव के युवक के साथ बात नहीं कर सकती, उसे अपना परिचय नहीं दे सकती। और वामिरो अपने घर जाने के लिए मुड़ जाती है। मुझे माफ कर दो, ततारा वामिरो से कहता है। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। जब ततारा की तंद्रा भंग होती है, यानी कि वो सजग होता है, जागृत होता है, तो वो वामिरो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके माफ़ी मांगने के अंदाज में याचना का स्वर था, विनम्रता का स्वर था, जिससे वामिरो का मन पिघल जाता है। और वामिरो जाते जाते अपना नाम उसे बताती है, वामिरो। वाह, कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने उससे याचना भरे स्वर में कहा। वामिरो कहती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्यमनस्कता पूर्वक कहा। अन्यमनस्कता पूर्वक का अर्थ है उसने उदासीनता पूर्वक कहा कि नहीं, शायद मैं दोबारा नहीं आऊँगी। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। लपाती वामिरो के गांव का नाम है, जिस गांव की वह निवासी थी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। बार बार वह उसे आने के लिए कह रहा था। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई और ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके मन में छटपटाहट हो रही थी। उसने अपने घर का दरवाज़ा लगा लिया था और न चाहते हुए भी उसे बार बार ततारा का ख्याल आ रहा था। ततारा के बारे में उसने कई अद्भुत साहसिक कहानियाँ सुन रखी थी। वह एक साहसी और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। वह उसके अंदर उस पुरुष की कल्पना करने लगी जिसके साथ वो विवाह करना चाहती थी। परंतु तभी उसे याद आ गया कि दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अर्थात वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था और यह संबंध नियम के विपरीत था। इसीलिए वामिरो ने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, अर्थात कल्याणकारी समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष अर्थात बिना पल के झुकाए हुए, जैसे वो उसके बार बार आने की याचना उससे कर रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। दोनों के अर्थात ततारा का और वामिरो, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह से रात बीतती है और दूसरे दिन होता है। ततारा शाम का इंतजार करता है और शाम होने से पूर्व ही वह समुद्र तट की उस चट्टान के पास चला जाता है जहां वामिरो एक दिन पहले बैठी हुई थी। वह वहां जाकर वामिरो की प्रतीक्षा करता है। कुछ समय के पश्चात नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसे वामिरो दिखाई देती है, झांकती हुई उसे दिखाई देती है। और
वो दोनों एक दूसरे को निशब्द निर्निमेष ताकते रहते हैं, अर्थात बिना कुछ बोले हुए और बिना पलकों को झुकाए हुए वो दोनों एक दूसरे को लगातार देखे जाते हैं। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, यानी कि न तो वो कुछ बातचीत करते और न ही अपने पलके झुकाते, बस एक दूसरे को देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, यानी कि वामिरों के गांव के जो युवक थे उन दोनों के प्रेम के बारे में वह सब जान गए थे। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का, यह वो लोग जान गए थे। रीति अर्थात परंपरा के अनुसार उन दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, अर्थात अपनी अपनी बात पर अटल रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और उन दोनों के संबंध में अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव अर्थात जहाँ का ततारा निवासी था, पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है, अर्थात एक पशु दूसरे पशु से तो लड़ता ही था, पशु और मनुष्य के लड़ने की प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे और शाम के समय नृत्य, गीत और संगीत का आयोजन होता था, भोजन का आयोजन होता था। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, अर्थात उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी और कुछ समय पश्चात नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पीछे उसे वामिरो दिखाई देती है। वामिरो की आंखें तरल थी, तरल अर्थात रोने के कारण उसकी आंखें भीगी हुई थी और वह कुछ डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि कहीं दूसरे लोग उसे देख न ले। ततारा उसके पास जाता है और दोनों पुनः निशब्द और निर्निमेष एक दूसरे को ताकते रहते हैं। वामिरो ततारा को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वामिरो की माँ आ जाती है और वामिरो की माँ उन दोनों को वहाँ पर देखकर आग बबूला हो जाती है, अर्थात वह क्रोध में पागल हो जाती है। वह ततारा को बहुत भले बुरे शब्द कहती है और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर गांव के दूसरे लोग भी आ जाते हैं और लपाती गांव के कुछ युवक ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगते हैं। ततारा को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी माँ उसे भला बुरा कह रही थी, दूसरी तरफ उन दोनों का विवाह संबंध निषेध हो चुका था। एक और लपाती गांव के युवक उसके विरोध में आवाज़ उठा रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे और क्या न करे। अचानक ततारा का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर जाता है और वह उसमें से तलवार निकालता है और उसको क्रोध में आकर धरती में घोंप देता है। उसकी तलवार धरती में घुप जाती है और वह पीछे की ओर लगातार दौड़ता जाता है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। जहाँ उसने धरती में घोंपी अपनी तलवार और वो ताकत से उसे खींचने लगा। वो पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वो तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। एक लकीर बीच में खिंच गई थी। उस लकीर के दुर्भाग्यवश एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो थी। गांव के लोग तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे थे कि ततारा की तलवार से एक अद्भुत शक्ति हुई और उससे धरती में दरार पड़ गई। धरती दो भागों में बट गई थी। वामिरो इस ओर से लगातार ततारा ततारा चिल्ला रही थी। गड़गड़ाहट में उसकी आवाज़ डूब गई थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता अर्थात चीरता हुआ वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, वह द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, यानी कि बट चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो थी। जैसे ही ततारा को होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। उसने चाहा कि वह अपनी तलवार का दूसरा सिरा थामकर दूसरी तरफ आ जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था
उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा। उसे कुछ देर बाद कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा का शरीर कहाँ पहुँच गया, किसी को कुछ पता नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर वामिरो भी अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। परिवार के लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वामिरो का भी कुछ पता नहीं लगा। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। वैवाहिक संबंध अब दोनों द्वीपों के लोग करने लगे हैं, एक ही गांव के युवक और युवती के साथ। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। थैंक यू।